हेलो दोस्तों, आप लोगों का जेनिथ क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, उसका दूसरा क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में और सीखते हैं उस लेसन को बहुत आसानी से। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी की डिफिनीशन। तो ये हमारा हेडिंग होगा पहला, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी क्या होगा, इसको सीखते हैं पहले। तो इसकी डिफिनीशन ऐसे होगी कि रासायनिक बलगतिकी जो है भौतिक रसायन में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत समय के साथ साथ अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें समय के साथ साथ अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ अभिक्रियाओं कह देंगे, अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो ये हमारी रासायनिक बलगतिकी की प्यारी सी परिभाषा हो गई। अब दूसरी बात इसमें सीखते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत समय के साथ साथ अभिक्रिया अर्थात अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन सीखेंगे, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होगी, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, यहाँ पर इकाई समय में अभिकारकों कह देते हैं क्योंकि अभिकारक एक से अधिक भी हो सकते हैं। इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसी को अभिक्रिया का दर भी कह सकते हैं। अभिक्रिया का वेग एक ही चीज होता है। अभिक्रिया हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो जैसे हमारी रिएक्शन हो, A बनाता है उत्पाद P, तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग होगा उसको हम dx/dt लिखेंगे। ये क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में कमी होगी तो माइनस चिन्ह लग जाएगा और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट
बड़ा कोष्टक सांद्रता को दिखाता है। तो ये क्या है, सांद्रता परिवर्तन की दर है, बराबर होगा उत्पाद बनेगा, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लग गया और P की सांद्रता में परिवर्तन ये रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा, आप समझ रहे होंगे। ये हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया करने की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग। जो हमारा अभिकारक रहेगा उसकी सांद्रता में कमी होगी तो माइनस चिन्ह लगेगा कमी के लिए, और उत्पाद बनेगा तो प्लस चिन्ह लगेगा। अच्छा, इसके बाद हम अभिक्रिया का वेग हो गया, इसके बाद हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक के विलुप्त होने की दर तथा उत्पाद के बनने की दर में संबंध क्या रहेगा। क्या होगी अगली डिफिनीशन, अर्थात डिफिनीशन क्या, अगली हेडिंग रहेगी, हेडिंग लगाएंगे आगे। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग कामा अभिक्रिया का वेग अभिकारक के विलुप्त होने की दर, अभिकारक क्या होगा, विलुप्त होगा, अभिकारक के विलुप्त होने की दर, होने की दर तथा उत्पाद क्या होगा, बनेगा, उत्पाद एक मिनट, बनने की दर में संबंध, तो यहां पर हम मान लेते हैं एक जनरल रिएक्शन ऐसी हमारी होती है, स्मॉल ए अणु रहेगा ए पदार्थ का और स्मॉल बी अणु रहेगा बी पदार्थ का, और ये क्रिया करते हैं, स्मॉल सी अणु रहेगा सी पदार्थ का, स्मॉल डी अणु रहेगा डी पदार्थ का। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग होगा dx अपान dt, या इसी को हम v से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में कमी आएगी, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी को माइनस चिन्ह से लिखेंगे और जो अणुओं की संख्या रहेगी वो हमारा नीचे आ जाता है बटे में, और ये हमारा होगा ए की सांद्रता में कमी की दर दिखाएगा माइनस चिन्ह, बराबर होगा -1 अपान बी। ये भी क्या है, अभिकारक ही है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, 1 अपान बी, अणुओं की संख्या नीचे आ जाएगी, डी बी अर्थात बी की सांद्रता dt, यहाँ पर c उत्पाद हो जाता है तो 1 अपान सी प्लस के साथ में लिखेंगे, और c की सांद्रता अपान dt, और ये हमारा d भी उत्पाद है तो 1/d, और सांद्रता रहेगी d की, ठीक, अपान dt। इतनी बात, ये हमारा संबंध होता है किसमें, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के विलुप्त अर्थात अभिकारक के विलुप्त तथा उत्पाद के बनने की दर में, ऐसा संबंध होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, एक जनरल रिएक्शन और दिखा देते हैं, जैसे लिखते हैं H2 प्लस I2 ग्रिप्स आउट 2HI, ग्रिप्स आउट 2HI बनता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग रहेगा dx अपान dt, वो क्या होगा, यहाँ पर अणुओं की संख्या कुछ नहीं है तो d रहेगा H2 की सांद्रता अपान dt बराबर माइनस संख्या कुछ भी नहीं है तो d I2 की सांद्रता, d क्या दिखाएगा,
ये दिखाएगा परिवर्तन की दर, dt बराबर होगा प्लस 1/2, यहाँ पर HI हो जाता है तो d HI की सांद्रता अपन dt ये रहेगा। ठीक है, ऐसे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं अभिक्रिया करने की जो दर है उसका मात्रक क्या होगा, इस बात को यहीं पर समझ लेते हैं। जरा देखिए, एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे हम इसके आगे, अभिक्रिया की दर का मात्रक या अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, इस बात को समझिए जरा। जो हमारी अभिक्रिया की दर होती है अर्थात अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, उत्पाद या अभिकारक के बनने की दर होती है। अर्थात यहाँ पर ऊपर क्या रहती है, सांद्रता रहती है। उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता रहेगी, तो सांद्रता को हम काहे में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में। और नीचे क्या है, dt, टाइम रहेगा ना, तो टाइम को हम सेकंड या मिनट में या घंटा में लिखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, समय को काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड में या मिनट में, जो भी रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारा मात्रक आएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, क्योंकि लीटर और सेकंड दोनों अपान में है। तो ये हमारा आ जाता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये मात्रक आ जाता है अभिक्रिया के वेग का। इसके बाद हम यहाँ पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सीखते हैं, क्या होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। अभी दिखाएंगे हम निम्न प्रकार संपन्न होती है। अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता A तथा T समय बाद उसका उत्पाद X मोल बन जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर A अभिक्रिया करके उत्पाद P बनाता है। ठीक है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर हम समय को यदि 0 कह दें, टाइम जब 0 रहा होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा कुछ भी नहीं बनेगा और यहाँ पर A की सांद्रता हम A मान लेते हैं। ठीक है, जब समय क्या था, 0 था। समय जो हमारा बढ़ करके T हो जाता है तो यहाँ पर P का X मोल बन जाता है। तो यहाँ पर A की सांद्रता में कमी हो जाती है A माइनस X की। ठीक है, सीधी सी बात। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, समझिए जरा। अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt वो किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो A की सांद्रता में कमी और P की सांद्रता में वृद्धि को दिखाएगा। तो आप यही तो लिखेंगे कि ये क्या दिखाएगा, A की सांद्रता में कमी, ऐसे कमी को लिखेंगे ना, और बराबर किसके दिखाएगा, P की सांद्रता में वृद्धि।
अर्थात प्लस के साथ लिखेंगे सांद्रता में वृद्धि dt, और ये क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया के करने की दर जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, सक्रिय द्रव्यमान के। तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा A का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, अब बात समझ पा रहे होंगे। अभिक्रिया का जो वेग है या दर है वो ऐसे लिखी जाएगी ना, देखिए A की सांद्रता में कमी और P की सांद्रता में वृद्धि, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान A के समानुपाती। अब यहाँ पर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग रहेगा वो ऐसे हो जाएगा, देखिए dx/dt अनुक्रमानुपाती होगा A का सक्रिय द्रव्यमान। A के सक्रिय द्रव्यमान को मान रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा dx/ dt होगा वो हो जाएगा अनुक्रमानुपाती A-x। ठीक है, जैसी बात है ये हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k नियतांक यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा k A-x, जहाँ पर k क्या है, एक स्थिरांक है जिसे हम लोग अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहेंगे। यहाँ k बराबर क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है जिससे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, ऐसी बात हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम A-x बराबर 1 कह दें, ठीक है, अर्थात हम प्रत्येक पदार्थ की जो सांद्रता है वो एकांक ले लें, A-x बराबर 1 कह दें, तो यहाँ पर सॉरी t लिख दिया है, A-x बराबर 1 कह दें, तो ये हमारा मिलेगा dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, k के। ठीक है, k के बराबर हो जाएगा। अर्थात यदि हम इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कह देंगे कि यदि स्थिर ताप पर प्रत्येक पदार्थ की सांद्रता 1 हो जाए तो हमारा जो अभिक्रिया का वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कहेंगे, वेग स्थिरांक की परिभाषा, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा इसके आगे लिखेंगे इसकी। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अब ये हेडिंग हो जाएगी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k की परिभाषा। ये अगली हेडिंग लगाना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, कब अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर हो रहा है, जब हमारा प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता एकांक हो जाती है। स्थिर ताप पर यदि प्रत्येक अभिकारकों की सांद्रता 1 हो जाती है, स्थिर ताप पर यदि प्रत्येक अभिकारकों की सांद्रता 1 हो जाती है, अर्थात एकांक हो जाती है, ऐसे कह दीजिए कि सांद्रता एकांक अर्थात यूनिट हो जाती है, तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो अभिक्रिया सांद्रता एकांक हो जाती है, तो अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाती है, के बराबर हो जाती है। ठीक है, ऐसी बात होती है। तो ये हमारे वेग स्थिरांक की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ बातें आगे सीखेंगे। अभिक्रिया का जो वेग है इसको कौन कौन से कारक
प्रभावित कर सकते हैं। तो ये चीज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे हम सीखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसकी हिंदी आप लोग लिखेंगे अपने आप और हम बोलते जाएंगे यहाँ पर कि क्या क्या होने वाला है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो सबसे पहली बात तो ये है ताप, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा अभिक्रिया के वेग को। तो पहले तो हेडिंग हमको लगाना है अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे। तो नंबर 1 तो कारक रहेगा हमारा ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है अभिक्रिया के वेग को, थोड़ा इस बात को समझते हैं। देखिए भैया, टेम्परेचर यदि हम किसी अभिकारक का बढ़ाएंगे तो उसकी अनियमितता अर्थात उसमें क्या होगा, अनियमितता आ जाएगी, अर्थात उसका ऑर्डर बिगड़ जाएगा। और जब ऑर्डर उसका बिगड़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। तो इस बात को आप लिख लीजिए कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि उसके अणुओं में अनियमितता आ जाती है। इस बात को आप नोट करेंगे। नंबर 3 बात रहेगी सांद्रता, सांद्रता, कंसंट्रेशन। आप लोग जानते हैं यदि किसी पदार्थ की सांद्रता अर्थात अभिकारकों की सांद्रता अधिक रहे तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, क्योंकि सांद्रता होने पर उनके अणुओं में अर्थात अभिकारक के अणुओं में टक्कर जल्दी जल्दी होगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। 3 बात ये रहेगी हमारा ताप दाब, अच्छा दाब और लिखेंगे प्रेशर। तो दाब बढ़ाने पर भी क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा क्योंकि आयतन में कमी होगी। आयतन में कमी होगी तो इसका मतलब प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर ये नोट करेंगे कि अभिकारक के अणुओं का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इस बात को अगले अर्थात अगला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हमारा ये रहेगा कि यदि अभिकारक हमारा चूर्णित अवस्था में है अर्थात पाउडर के रूप में है तो उसकी क्रिया करने की दर अधिक होगी क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। चूर्णित अवस्था में अर्थात पाउडर के रूप में होगा तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब अधिकतम होगा तो क्रिया करने की दर भी अधिक होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।